नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। देश में जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष चाहता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि जिसकी जितनी भागीदारी उसे उसके मुताबिक हिस्सेदारी मिले। लोकसभा चुनाव में इसे विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया। दूसरी तरफ एनडीए जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कड़े शब्दों में जातिगत जनगणना का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, जो करेगा जाति की बात उसे पड़ेगी लात। लेकिन एनडीए के ही घटक दल एनसीपी के अजित पवार समर्थन कर रहे हैं। तो क्या जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है? ये रिपोर्ट देखिए। Fully committed to ensuring not only that caste census happens in Telangana, but that Telangana becomes the model for the caste census in जनता से ऑर्डर आ गया है। प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। एक दफा मुझे ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। जात पात पर एनडीए बटा, चुनाव से पहले क्या हुआ? एक दफा एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है किसकी वो हमने सबने देखने के बाद पता चलेगा कि किसको कितना बजट देना चाहिए, क्या देना चाहिए। गडकरी के नाम दादा सहमत, महाराष्ट्र में दिलाएगा बहुमत। हमारे पास कोई जात की नहीं है। महाराष्ट्र में जाति का गणित, किस पार्टी के लिए कौन फिट? देश में जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के घटक दल ही एकमत नहीं। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एनडीए के सहयोगी एनसीपी के अजित पवार ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया, जिनका मानना है कि एक बार जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। यह बयान अजित पवार ने न्यूज 24 के साथ खास इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया, जबकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जातिगत जनगणना का विरोध किया और इसे लेकर सख्त बयानबाजी की। एक दफा मुझे ये सब हमेशा एक इशू सोच के एक दफा मुझे ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए। क्या होता है, हर एक हमारी इतनी कास्ट है, हमारी इतनी कास्ट है, हमारी इतनी कास्ट है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ऐसा करो, हमें वैसा करो। एक दफा एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है किसकी वो हमने सबने देखने के बाद पता चलेगा कि किसको कितना बजट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सबके लिए क्या करना चाहिए। और कोई कम्युनिटी पीछे रही, अभी 75 साल हो गए देश को आज़ादी मिलने के बाद, तो इतना साल होने के बाद भी अगर कोई कम्युनिटी पीछे रही है, उनको और भी आगे लाने के लिए कोई इंसेंटिव देना चाहिए। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जाति चा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। विपक्ष ने जिसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया, अब एनडीए के सहयोगी उसके समर्थन में। यही वजह है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए में ही फूट पड़ गई। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जातिगत जनगणना को लेके। उनके पास ओबीसी के बड़े नेता छगन भुजबल हैं, और इसी तरह से जो है उनके पास जो दूसरे नेता हैं, उनका पार्टी पे एक दबाव है कि वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और यही बात अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। यही बात शिंदे को लेके भी कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्ट कर रही है। साथ में अजीत पवार के साथ छगन भुजबल के अलावा भी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनकी विचारधारा उस पुरानी कांग्रेस से जुड़ी हुई है जो सालों साल शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा का विरोध करते रहे हैं।
पहले भी ऐसे कई मौके आए जब अजित पवार बीजेपी की विचारधारा से अलग हटकर बयान दे चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका विधानसभा चुनाव में असर दिख सकता है, क्योंकि अजित पवार जातिगत जनगणना का विरोध करके अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहते। कई जगहों पे ये अगर कहा जाए तो ये एक आपको देखने के लिए मिलेगा कि अजीत पवार युति के साथ होते हुए भी युति की कुछ बातों का विरोध कर रहे हैं, कट्टर हिंदुत्व को लेकर अपना विरोध कर रहे हैं। ये एक मुश्किल सिचुएशन होगी, खासकर सत्ता पक्ष की इस पूरी चुनावी माहौल में। तो वो एकजुट नहीं दिखेंगे, वो कहीं बिखरे होंगे और शायद इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव और उसके परिणामों पर भी पड़े। दूसरी तरफ 5 नवंबर को राहुल गांधी तेलंगाना में थे। यहाँ उन्होंने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल का कहना था कि तेलंगाना में जातिगत जनगणना शुरू हो रही, इसके बाद महाराष्ट्र में होगी। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। I am fully committed to ensuring not only that caste census happens in Telangana, but that Telangana becomes the model for the caste census in the country. I am sure there will be some shortcomings in our caste census in Telangana. We will try and iron out those shortcomings. And I would like this to be a conversation between civil society, the people of Telangana and the government of Telangana. Because we want to develop a framework of progress, a framework of development for the entire nation. And Telangana is the first step in doing that. महाराष्ट्र में जाति एक बड़ा मुद्दा है जो यहाँ की विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। अगर यहाँ के जातीय गणित की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 28% मानी जाती है, जिनका महाराष्ट्र की 80 सीटों पर सीधा प्रभाव। महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा 38% तक है। इसके बाद दलित 11% तक बताए जाते हैं। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम आबादी, जिनका राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। इसके अलावा कुंभी 7%, माली 7%, धनगर 5%। महाराष्ट्र में आदिवासी 9%, बौद्ध की आबादी करीब 6%। हालांकि ईसाई सिर्फ 1%, ब्राह्मण और बाकी उच्च जातियां 4% ही हैं। बीजेपी को भी पता है कि ज्यादातर मराठा उसे वोट नहीं देते। वो या तो एनसीपी कांग्रेस के साथ हैं या फिर शिवसेना के साथ। ऐसे में बीजेपी आरक्षण जैसे सवाल पर उनकी सारी बातें मानकर ओबीसी और दलित को नाराज करने के मूड में नहीं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में जाति जनगणना को सबसे अहम मुद्दा बताया था, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बयानों ने भी जाति जनगणना को इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा बना दिया था। इससे पहले भी जाति गणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल 9 का हो चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। इंडिया गठबंधन के इस मांग को पिछड़ों दलितों का भी भरपूर समर्थन मिला और नतीजों में भी इसका असर दिख गया। हालांकि इंडिया गठबंधन सत्ता के दहलीज तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे की धार कुंद नहीं होने दी। महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे का असर दिखाई दिया। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9, शिवसेना शिंदे गुट 9 और अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने 28 सीट जीती थी। इसमें कांग्रेस ने 13, शरद पवार की एनसीपी ने 8 और शिवसेना यूबीटी ने 7 सीट जीती थी। अब की बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण और वोटों का गणित जातियों पर केंद्रित हो गया है। खासकर दलित वोट बैंक पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में दलित समाज का अच्छा खासा प्रभाव, लगभग सभी सीटों पर अपना दबदबा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 11% के करीब वोटर दलित समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में एससी यानी अनुसूचित जाति में तकरीबन 57 जातियां शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 30 से 40% जाटव की आबादी, वही महार 20 से 30, मांग्स 10 से 20, धोबी भी 10 से 20 और चंभर जाति से ताल्लुक रखने वालों की संख्या लगभग 5 से 10% के करीब है। आबादी की बहुलता को देखते हुए प्रदेश के 288 विधानसभा सीटों में से 29 और लोकसभा के 48 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जाहिर है इतनी सीटें किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है।
यही वजह है कि इन सीटों यानी दलित वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए अभी से दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति पर काम करने लगे हैं। बीजेपी के बड़े नेता जाति जनगणना के मुद्दे पर अक्सर चुप्पी साधते रहे, लेकिन हाल के दिनों में मंडी से बीजेपी के सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुलेआम कह दिया कि जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दलील ये कि इससे देश में नफरत बढ़ेगी, मारकाट होगी, देश जल जाएगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? पक्ष जो है देश को जलाने पर आ गया है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंडाज हों, चाहे वो देश के टुकड़े करना हो, उनको सत्ता चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले ही जाति जनगणना विपक्ष की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनने लगा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की, तो ये किसने किया? ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। बिहार में नीतीश सरकार ने जैसे ही जाति जनगणना कराई, विपक्षी दल बीजेपी पर पूरे देश में जाति गणना कराने का दबाव बढ़ाने लगे। हालांकि तब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। लेकिन नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स के बावजूद जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा मरा नहीं, बल्कि और जोर शोर से सियासी फिजा में गूंजने लगा। जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने में, ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। बीजेपी जाति आधारित गणना के पक्ष में नहीं, इसके लिए अलग अलग दलीलें दी जा रही, लेकिन बीजेपी को जातिगत जनगणना से अपने परंपरागत हिंदू वोटों के बिखरने का भी खतरा दिखता है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जाति आधारित गणना पर सवाल उठा चुके हैं। पीएम मोदी जाति की जगह गरीबी और अमीरी की बात करते रहे। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है, और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है
तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है, ये मोदी उसका सेवक है। लेकिन अब एनडीए के अंदर से ही जाति जनगणना की मांग उठने लगी और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मुद्दे पर बीजेपी और उसके घटक दल एक मत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो भारत में जातीय जनगणना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी हुआ करती थी। हालांकि साल 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी। अब फिर से इसकी मांग विपक्षी दल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं दिख रही। आखिर जाति आधारित जनगणना में दिक्कतें कहां हैं और इसके आधार पर कैसे कोई राजनीतिक दल सियासी लाभ लेना चाहता है, आपको इसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। देश में जातीय जनगणना को लेकर विपक्षी दल अड़े हुए हैं, जिनका मानना है कि आबादी के हिसाब से पॉलिसी प्लानिंग हो पाएगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी ही भागीदारी। इसी एजेंडे के साथ विपक्षी दल आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। जानकारों का मानना है कि जातिगत जनगणना बीजेपी के एजेंडे में फिट नहीं बैठती, इसलिए इसे टाला जा रहा है। जातीय जनगणना जिन वजहों से कराने की मांग हो रही है और उसके जो संभावित प्रतिफल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ संगठन फिलहाल बृहत्तर हिंदू एकता की बात कर रहा है। भाजपा के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे जैसी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब जातीय जनगणना हो जाएगी और इसके परिणाम आएंगे तो जाहिर सी बात है, जिन जातियों की संख्या ज़्यादा होगी वो सत्ता में, संगठन में, समाज में उतनी ही बड़ी भागीदारी की बात करेंगे। हालांकि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच मतभेद दिखने लगे। कुछ दल चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इनका वोट बैंक ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी बड़ी संख्या में। हालांकि जातियों का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया था। अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 27% दलित, 32% आदिवासी और 28% ओबीसी वोट मिले थे। वहीं महायुति गठबंधन को 11% दलित, 5% आदिवासी और 17% ओबीसी वोट मिले थे। इसके अलावा अन्य दलों को 19% दलित, 10% आदिवासी और 11% ओबीसी वोट मिले थे। हालांकि अकेले बीजेपी को 30% आदिवासी वोट मिले थे। इसलिए विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरणों पर सभी दलों की नजर है। जिस तरह से विपक्ष जातिगत जनगणना पर जोर दे रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि वर्ष 2025 में जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। हालांकि इसे लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त देश में पहली बार 1872 में जनगणना हुई और तब से हर 10 साल में जनगणना होती है। हालांकि 2021 में कोरोना महामारी की वजह से यह सिलसिला टूट गया और अब 2025 के शुरुआत में जनगणना कराए जाने की तैयारियां हैं। वैसे साल 1931 में देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। राजनीति के चलते, राजनीतिक अभिलाषाओं के चलते, अलग अलग दलों की जातीय सोच के चलते चीज़ें बिगड़ती गईं और किसी भी सरकार को यह उपयुक्त नहीं लगा कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए। अगर देश में जनगणना के इतिहास को देखें तो गजब का आंकड़ा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 1901 में जातीय जनगणना हुई तो 1646 अलग अलग जातियों की पहचान की गई। फिर 1931 में जातीय जनगणना हुई तो कुल जातियों की संख्या 4147 निकली। इसके बाद वर्ष 2011 में जनगणना हुई तो देश में जातियों की संख्या 46 लाख पता चली। 3 साल पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस के सिलसिले में इन आंकड़ों का जिक्र किया था। मौजूदा समय में जिस तरह से एनडीए के घटक दल जातिगत जनगणना का समर्थन करते दिख रहे हैं, उससे आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस समय में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा की लड़ाई अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।